हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्री इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, हम सेकेंड वीडियो में आ गए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की। और जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था, आज हम लेके आ गए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स क्लास 12 के लिए स्पेशली, जिनके पेपर्स आने वाले 21 फरवरी से। बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि भैया सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो हम अभी खड़े हैं और हम सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं वन बाई वन। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? लेक्चर 2। लेक्चर 2 इसमें हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इस चीज में बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म कैसे निकाला जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पे भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या? उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपका इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, जितने भी सारे केसेस हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के, कूलम्स लॉ के, वेक्टर फॉर्म के, बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस है यहाँ पे। बिल्कुल जो आपके क्लास 12 के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एक एक चीजें बताई जाएगी आपको। कोई ये भी चीज मतलब कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है कि आपको कुछ भी पहले से आना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ये लेक्चर देख सकते हो। आपके क्लास 12 बोर्ड्स के लिए जिनके पेपर आने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो बिना कुछ बात किए हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर के बीच में आपसे बातें होती रहेंगी। अगर आप बैठ गए हो तो लेक्चर देखने के लिए आप अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए, आप अपने डेस्क पे कॉपी पेन ले लीजिए और बैठ जाइए और ईयरफोन लगा के ही पढ़िएगा, हेडफोन लगा के ही पढ़िएगा। और अगले जो 45 मिनट 50 मिनट हमारी बातें होने वाली होंगी, उनको ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहां से क्लियर हो जाएंगे। मैं सारी बातें बताने वाला हूं, क्या क्या चीजें हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे कह रहे थे कि भैया आपका जो हैंड राइटिंग है, मतलब जो आप लिखते हो समझ में नहीं आता। तो भैया मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है, थोड़ी सी एडजस्ट आपको करनी पड़ेगी। बाकी मैं थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, मतलब मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि और अच्छा लिखने की कोशिश करूं। बाकी टाइम के साथ सारी चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो है बोर्ड एग्जाम, जो 21 फरवरी को होने वाला है। 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। जिनको कुछ भी नहीं आता है उनको मैं इतना पढ़ा के भेजूंगा कि 95 नंबर तो आप लेके आओ। तो बिना कुछ बात किए मैं स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाई की थी, लास्ट लेक्चर में किसके बारे में पढ़ाई की थी? लास्ट लेक्चर में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ाई की थी कि चार्जेस होते क्या है भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है। पूरी डिटेल एनालिसिस की थी। 40 मिनट की वीडियो लेक्चर 1 पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ आइए और इस सीरीज को पूरा फॉलो करिए। सीरीज को आप पूरा फॉलो करोगे तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और आपकी एक प्रिपरेशन बहुत अच्छी लेवल पर हो जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्स लॉ। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या है भैया? कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ की बात करेंगे तो उसके पहले मैं थोड़ी चीजें आपको बताना चाहता हूं। मैंने आपको एक चीज पिछले लेक्चर में बताई थी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, क्या होते हैं? लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि प्लस प्लस है, ये क्या करेगा? एक रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव है, ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। ऐसे ही जो आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं, क्या होते हैं? अनलाइक चार्जेस। जैसे कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, मतलब ये अनलाइक चार्जेस है ना। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक चार्जेस जो आपके होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब बात आई, ठीक है भैया, आप बता रहे हो कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारे पास कई वैरायटी के चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं। अब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं? मतलब अगर कोई किसी को खींच रहा है तो किसी फोर्स से खींच रहा तो रहा होगा। अगर कोई किसी को दूर भगाना चाह रहा है तो किसी फोर्स से तो दूर भगाना चाह रहा होगा। वो फोर्स है कौन सा? उस फोर्स की वैल्यू कौन सी है? तो वो जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। और उस फोर्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज को कैसे रिपेल कर रहा होगा, ये कैसे इंटरैक्ट कर रहा होगा। तो उसके फोर्स की जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम, उसको पढ़ते हैं कूलम्स लॉ के अंदर। तो भैया कूलम्स एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। क्या थे? कूलम्स एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये बताया, क्या बताया? कि चार्जेस इंटरैक्ट कैसे करते हैं। क्या करते हैं? चार्जेस इंटरैक्ट कैसे करते हैं। तो कूलम्स लॉ ने हमें बताया, टेल्स अस हाउ चार्जेस इंटरैक्ट, मतलब एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज आएगा तो दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करके कैसे करेंगे, ये हमें किसने बताया? कूलम्स लॉ ने बताया। तो कूलम्स लॉ ने हमें क्या बताया? टेल्स अस हाउ चार्जेस इंटरैक्ट। अब बेसिक से लेके चलते हैं कि क्या चीजें हैं कूलम्स लॉ में। तो अगर हम सबसे बेसिक सी बात करें, मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है। क्या है? एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। दो चार्ज है, किसी डिस्टेंस पे मान लो रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? r डिस्टेंस की दूरी पे रखा हुआ है। हमने दो चार्जेस लिए, r डिस्टेंस की दूरी पे दोनों को रख दिया।
अब मुझे पता है कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाना चाहेंगे। ये इसको रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, करेगा ना करेगा, क्योंकि भाई लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे ही करेंगे। तो मैंने कहा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन किस फोर्स से रिपेल करेंगे, तो उस फोर्स की जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं कूलम्स लॉ के अंदर। कूलम्स भाई साहब ने हमें बताया, कूलम्स सर ने हमें बताया कि कैसे उस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, किस किस चीज पे वो फॉर्मूला डिपेंड करेगा, कैसे लगाया जाएगा फॉर्मूला, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो सारी बातें जो बताई हमें कूलम्स लॉ ने बताई। तो अब देखिए ये दो चार्जेस हैं आपका r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो जो हमें कूलम्स भाई साहब ने बताया वो बताया इनके बीच में जो फोर्स होगा, क्या होगा, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मतलब चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 10 कूलम है, 20 कूलम है, 100 कूलम है, 1000 कूलम है, उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आप चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओगे तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है, यानी कि इनके बीच में जो रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स है वो भी बढ़ेगा। भाई खुद से सोचो, एक मोटा आदमी छोटे आदमी को तो तेज से थप्पड़ मार सकता है कि नहीं मार सकता, लेकिन अगर छोटे मतलब बराबर लेवल के आदमी के बीच में लड़ाई होगी तो बढ़िया से अच्छी से लड़ाई होगी। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया और एक छोटा आदमी आ गया तो लड़ाई तो एक तरफा हो जाएगी ना। वैसी चीज है कि जिसका जितना मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा चार्ज का, उतना ही क्या इंटरेक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड है। और दूसरी चीज जो इन्होंने बताई वो बताई कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में जो डिस्टेंस है अगर इसका स्क्वायर कर दे तो फोर्स उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों चार्जेस को मैं थोड़ा सा दूर लेके जाऊं तो उसका जो फोर्स है वो इसके बीच के डिस्टेंस का, मतलब जिसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर के टाइम में कम होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं डिस्टेंस को क्या कर दूं, डिस्टेंस को डबल कर दूंगा, क्या कर दूंगा, डिस्टेंस को डबल कर दूंगा, तो जो फोर्स होगा आपका, वो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, F/4 टाइप का हो जाएगा। अगर इसके बीच के डिस्टेंस को मैं 1/2 कर दूंगा, 1/2 कर दूंगा तो फोर्स आपका F से होके क्या हो जाएगा, 4F हो जाएगा। यानी कि फोर्स 4 गुना बढ़ गया, यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, 4 गुना कम हो गया। तो कुछ ऐसी चीजें होती है स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है। इसका अगर ग्राफ बनाओगे स्क्वायर डिस्टेंस का तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, फोर्स और इसके डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाओगे, फोर्स और जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है उनके बीच में ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ठीक है ये चीजें बताई कूलम्स लॉ ने, तो इसका मेन फॉर्मूला क्या है। मैंने कहा इस दोनों चीजों को, इन दोनों चीजों को अगर आप कंबाइन करते हो, इन दोनों चीजों को कंबाइन करोगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा F=K, ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम कहते हैं K Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला दिया था किसने, कूलम्स भाई साहब ने। अब मेन जो बात है इस फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले की मेन बात ये है कि यहां पे हमें Q1 एंड Q2 साइन के साथ नहीं रखना है। यही मेन कंफ्यूजन आता है बच्चों के दिमाग में कि भैया Q1 Q2 है, यहां पे साइन के साथ रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो मैं कह रहा हूं यहां पे जब ऐसे फॉर्मूले लिखना F=K Q1 Q2/r², तो यहां पे साइन के साथ नहीं रखना। साइन बताता क्या है भाई, साइन हमें यह बताता है कि फोर्स अट्रैक्शन की है या रिपल्सन की है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे आप देखोगे कि जो ये फोर्स होता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है या कूलम्स वाला फोर्स होता है, ये कैसे एक्ट करता है, एक दूसरे के सेंटर से जो लाइन पास होती है, एक दूसरे के सेंटर से लाइन पास होती है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। मतलब जो ये फोर्स है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। भाई ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स आया है, ये इन दोनों चार्जेस के सेंटर के अलोंग जो लाइन ज्वाइन करे, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन इनके सेंटर से ज्वाइन कर रही होगी उसके अलोंग काम करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सेंट्रल फोर्स है। क्या है, सेंट्रल फोर्स है। क्या है ये, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स है मतलब इनके सेंटर टू सेंटर ये फोर्स लगेगा, चार्जेस के सेंटर टू सेंटर ये फोर्स लगेगा। मैंने कहा ठीक है, चार्जेस के सेंटर टू सेंटर ये फोर्स लग रहा है। और ये फोर्स जो है आपका, ये फोर्स क्या है, ये फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। क्या है,
मीडियम डिपेंडेंट है, मतलब ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करेगी। मान लो आपने इन चार्जेस को क्या किया, चार्जेस को हवा में रखा तो वहां पे मीडियम कुछ दूसरा है, इन चार्जेस को पानी में लेके चले गए तो वहां पे फोर्स कुछ दूसरा लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई बीच में पानी भी तो आ जाएगा, तो उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, उस फोर्स को थोड़ा बहुत कम करेगी, हो सकता है ज्यादा कर दे, तो वहां पे जो मीडियम है उसका भी इफेक्ट आ जाता है। अब ये फोर्स मीडियम पे डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट है क्यों? मेन बात है कि ये फोर्स अगर मीडियम पे डिपेंडेंट है भैया, तो ये फोर्स मीडियम पे डिपेंडेंट होता क्यों है? तो मैंने कहा ये जो आपका के है ये एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर ये मीडियम पे डिपेंड करता है, इसीलिए जो फोर्स आई है ये भी मीडियम पे डिपेंड करती है। तो ये थी मोटा मोटी बात जो कूलम्स लॉ ने हमें बताई, लेकिन हम तो ऐसे इसको छोड़ेंगे नहीं कि इतने पे पढ़ा के छोड़ दे। हम इसको लेके चलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए कि फोर्स कैसे लगती है, भाई सेंट्रल फोर्स क्या है और इसके बीच में एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है। अगर आपने क्लास 11 नहीं पढ़ा है, एक्शन रिएक्शन नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे F12 लिखते हैं, F21 लिखते हैं, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1 लिखते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। तो उसको आपको दिक्कत नहीं लेना है। एक बार क्या करिए, एक बार या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो खुद पॉज करके नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, बाकी 1 बाय 1 इसको लाइन से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट इसको रफ करके चलते, क्योंकि बोर्ड पे ज्यादा जगह मेरी है नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसको लिख लिया। अब ये मोटा मोटी बात थी, जो हम मेन बात करने जा रहे हैं वो क्या बात करने जा रहे हैं, मैंने कहा इसको मैं रफ कर देता हूं। मैंने इसको रफ कर दिया। पढ़ाई करते रहो भैया, बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। रात के 3 बजे आपके लिए वीडियो शूट हो रही है। अब देखिए, मैंने कहा कि आपके पास एक चार्ज था Q1 और एक चार्ज था Q2, दोनों पॉजिटिव चार्ज थे। और जो ये फोर्स लगता है, मैंने कहा कि ये क्या कैसे लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, मतलब इन चार्जेस को के सेंटर के जो लाइन ज्वाइन करती है, इन चार्जेस के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी के अलोंग फोर्स लगता है। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब क्या है भाई, ये Q2 चार्ज है ना, ये Q2 चार्ज है, तो भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे। अब रिपेल करेंगे कैसे, वो मेन बात करते हैं। मैंने कहा ये Q2 चार्ज इस Q1 चार्ज को दूर भगाना चाहेगा। दूर भगाएगा कैसे? दूर भगाएगा उसी लाइन के अलोंग जो कि इनके सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रही है। इसीलिए मैंने पहले एक लाइन बना दी है जो इनके सेंटर को, चार्जेस के सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रही है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है, मतलब सेंटर टू सेंटर, चार्जेस के सेंटर टू सेंटर लगती है। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, वो भी क्या होती है, सेंट्रल फोर्स होती है। तो वहां से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है, क्लास 11 बिल्कुल स्किप है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि भैया यहां पे खड़े सारी चीजें बता के जाएंगे। तो मैंने कहा ये जो फोर्स लग रही है ये सेंटर टू सेंटर लग रही है। इतनी बात समझ में आई? मैंने कहा ये Q2 चार्ज है, ये इस Q1 चार्ज को दूर भगाना चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस से रिपेल करेंगे। मैंने कहा ये Q2 चार्ज इस Q1 चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। ऐसे आप समझे कि ये Q2 चार्ज इस Q1 चार्ज पे एक फोर्स इधर लगाएगा। अब इस फोर्स को हम नाम क्या देंगे? मैंने कहा ये फोर्स जो F है, यहां पे एक फोर्स F लग रही है। मैंने कहा ये फोर्स किस पे लग रही है? ये फोर्स लग रही है फर्स्ट चार्ज पे। इसको मैंने फर्स्ट चार्ज बोला, Q1 बोला है, तो ये लग रही है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो हम इसको लिखेंगे क्या, F12, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। इसको लिख देते हैं। मैंने कहा फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, तो उसको हमने क्या बोला, F12। मैंने कहा ये Q1 पे F12 फोर्स इस Q2 ने लगाया, इस Q2 चार्ज ने इस Q1 चार्ज को थोड़ा धकेलना चाहा, तो इस पे एक फोर्स लगाया। अब ये Q1 चार्ज भी तो पॉजिटिव चार्ज है, ये Q1 चार्ज भी क्या करेगा, इस Q2 चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, इसके लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द सेंटर। मैंने कहा इसी लाइन के अलोंग एक Q1 चार्ज भी इस पे एक फोर्स लगाएगा। अरे लगाएगा भाई, क्यों नहीं लगाएगा, ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास भी तो उतनी ही हैसियत है कि इसको रिपेल करना चाहे। अब फोर्स उस चीज पे डिपेंड करेगा कि इसका मैग्नीट्यूड कम है कि ज्यादा है, डिस्टेंस क्या है, वो अलग बात है, लेकिन इसके पास हैसियत है ना, इसकी औकात है ना कि इस Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा। तो मैंने कहा फोर्स लगाएगा, तो अब ये फोर्स, ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज को भी रिपेल करेगा। तो मैंने कहा ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स क्या होगी, फोर्स F है, किस पे लग रही है भाई, सेकंड चार्ज पे लग रही है। किसकी वजह से लग रही है, फर्स्ट चार्ज की। तो फोर्स F21 लिख दिया, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज नोन एज F21। ये समझ में आ गया होगा आपको। मैंने कहा कि भाई
ये फोर्स F12 और ये फोर्स F21, अगर मैं इस पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहूंगा, क्या करना चाहूंगा, अगर मैं F12 की वैल्यू निकालना चाहूंगा, क्या निकालना चाहूंगा, F12 की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो मुझे पता है कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, अभी पीछे पढ़ा है मैंने, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब जो फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। मैंने कहा इस चार्ज पे मैं फोर्स निकाल रहा हूं F12, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड चार्ज। इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स निकाल रहा हूं, तो मैंने कहा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, K तो K ही रहेगा भाई। Q1 चार्ज, इस चार्ज की वैल्यू क्या है, Q1 है। किसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, इस चार्ज की वजह से Q2 है। अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस मैंने क्या बताई थी, आर बताई थी, तो मैंने कहा आर स्क्वायर, पहला चीज आ गया। F12 आपके पास आ गया। मैंने कहा अगर इस पे फोर्स निकालना चाहूं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मैंने इसको निकालना चाहे, वेक्टर हटा दो भी क्योंकि वेक्टर आपको कंफ्यूज करेगा, मैं अभी बता दूंगा कि वेक्टर क्या है। मैंने कहा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मैंने कहा कि इसको लिख सकता हूं के, किस पे निकाल रहे हैं, Q2 पे निकाल रहे हैं। किसकी वजह से निकाल रहे हैं, Q1 की वजह से निकाल रहे हैं। बीच में कितना डिस्टेंस है, आर स्क्वायर। अब देखो भैया F21 भी आपका आ गया, F12 भी आ गया। मैंने कहा ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू दोनों इक्वल है कि नहीं, यानी कि F12 इक्वल टू F21, यानी कि दोनों मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स जो हैं, ये जो इस पे इतना, ये चार्ज इस पे जितना फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज भी इस पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। कुछ सुना था, इतना तो सुना होगा, 9th क्लास में सुना होगा कि भाई अगर हम दीवार को मारते तो दीवार भी हमें उतने ही फोर्स से मारती है। ये सुना है कि नहीं सुना है? तो वही कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड इट्स अपोजिट रिएक्शन, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड इट्स अपोजिट रिएक्शन। यानी कि देखो मैंने इस चार्ज पे फोर्स लगाया F12, कितना, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो इस चार्ज ने भी इस पे फोर्स लगाया F21, लगाया कि नहीं लगाया, कितना, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस चार्ज ने जब इस पे फोर्स लगाया K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो इस चार्ज ने भी गुस्सा होकर इस पे फोर्स लगाया और सेम अमाउंट का फोर्स लगाया। तो मैंने कहा क्या बात आ गई, मैंने कहा कि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन भाई देखो क्या बात है, मैंने कहा कि इस फोर्स की डायरेक्शन इधर है और इस फोर्स की डायरेक्शन इधर है, मानी इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो इसके सामने एक माइनस लगा दूं। अब माइनस क्यों लगा, माइनस इसलिए लगा क्योंकि भाई एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है और एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, दोनों डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अगर दोनों डायरेक्शन सेम होती तो हम कोई माइनस नहीं लगाते, दोनों डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, इसलिए हमने यहां पे क्या लगाया, माइनस लगाया। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो क्या होती है, एक्शन रिएक्शन पेयर होती है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ी के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या के इक्वल टू, आपको हमने बताया था कि ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट। के इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम की परमिटिविटी होती है। एप्सिलॉन क्या होता है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी होती है। आई बात समझ? तो मैंने कहा कि एप्सिलॉन होता है, लेकिन जो आपने पढ़ रखा होगा किताबों, जो आप याद करके रखते हो, वो क्या होता है, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसकी होती है, फ्री स्पेस, या वैक्यूम भी लिख सकते हो, कभी कभी हम एयर भी ले सकते हैं। तो के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या ये होती है एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है, ये के की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, के की वैल्यू। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई कि फोर्स ऑन 1 2 ड्यू टू 2 क्या होता है, K1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होता है, K2 Q1 बाई आर स्क्वायर। दोनों फोर्स इक्वल होती है, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होती है, डायरेक्शन अलग होता है, दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रही होती है, इसीलिए क्या होती है, एक्शन रिएक्शन पेयर होती है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, और जो फोर्सेज होती है वो मतलब जो सेंटर जो लाइन ज्वाइन करती है दोनों चार्जेस को, उसी के अलॉन्ग लगती है। तो ये सारी चीजों के, इसको आप एक बार पॉज करके नोट बना लीजिए, और उसके बाद में हम चलते हैं आगे। अब आगे चलेंगे हम, आगे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब इस फॉर्मूले में रखेंगे, कहां पे, इस फॉर्मूले में हम
साइन नहीं रखेंगे, चार्जेस का साइन नहीं रखेंगे। साइन क्यों नहीं रखेंगे भाई? क्योंकि हम यहाँ पे खुद से डायरेक्शन डिसाइड कर ले रहे हैं कि हमें ये पता चल रहा है कि इस पे इधर फोर्स लगेगी, इस पे इधर फोर्स लगेगी, तो यहाँ पे डायरेक्शन हम खुद से देख लेंगे। क्या कर लेंगे? डायरेक्शन खुद से देख लेंगे। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव मतलब साइन के साथ चार्जेस को रखने की जरूरत नहीं है। साइन के साथ चार्जेस को रखने की जरूरत कहां पे पड़ेगी वो भी मैं आपको परफेक्टली बता दूंगा कि यहां पे साइन के साथ रखना है, यहां पे नहीं रखना है। तो मैं क्लियरली मेंशन कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि वहां पे क्लियरली मेंशन ही नहीं किया जाता कि यहां पे साइन के साथ रखना है, यहां पे नहीं रखना है। जो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं वो आपको जरूर बताते हैं कि यहां पे साइन के साथ रखना है, यहां पे साइन के साथ नहीं रखना है। तो ये बातें हो गई किसके बारे में? कूलम्स लॉ के बारे में। तो इस पे एक क्वेश्चन छोटा सा सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा, आपने नोट कर लिया होगा, मैं रफ करता हूं। मैंने कहा इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जो आपके बोर्ड्स में आया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक बच्चे ने मुझसे बोला था कि सर आप क्वेश्चन लिख दिया कीजिए बोर्ड पे, तो मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन लिख दूं बोर्ड पे। उसके पहले मैं देख लेता हूं कि क्या मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाती है, जिससे कि मेरी सारी एफर्ट्स क्या होती है? वेस्ट हो जाती है। तो रिकॉर्डिंग चल रही। अब मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हिच इज करेक्ट रिलेशन। कह रहा है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट रिलेशन है? पहला कह रहा है, मान लो इसने एक डायग्राम दे रखा है, यहां पे Q1 चार्ज है, यहां पे Q2 चार्ज है, यहां पे लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऐसे है, और एक फोर्स इधर लग रहा है। कौन सा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और एक फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है। अब कह रहा है इसके लिए कौन सा रिलेशन सही है? सबसे पहला ऑप्शन है आपका Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड ऑप्शन है Q1 Q2 इज लेस देन 0। थर्ड ऑप्शन है क्या? Q1 Q2 इज इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन है Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है। Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर मैं, आपने पॉज कर लिया होगा, अब मैं सॉल्व कराता हूं इसको। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैंने कहा देखो, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, सारा आंसर आ जाएगा। मैंने कहा यहां पे Q1 चार्ज है, यहां पे Q2 चार्ज है। अब देखिए इस Q1 चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, यानी कि ये जो Q2 चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना कर रहा है? मैंने कहा ये जो Q1 चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब Q2 चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब इस Q1 चार्ज पे, मतलब इस Q2 चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, यानी कि ये Q1 चार्ज भी Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है। अब अट्रैक्शन कब आता है? जब क्या अनलाइक चार्जेस हो, क्या हो? अनलाइक चार्जेस। भाई अट्रैक्शन कब आता है? अट्रैक्शन कब आता है? जब अनलाइक चार्जेस हो हमारे पास। अब अनलाइक चार्जेस क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। अब देखो, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो एक की वैल्यू माइनस में होगी, एक की वैल्यू प्लस में होगी, या हो सकता है एक की वैल्यू प्लस में हो, एक की वैल्यू माइनस में हो। तो जब Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मैंने इसको अगर पॉजिटिव मान लिया तो ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसका मतलब Q1 और Q2 का प्रोडक्ट क्या होगा? लेस देन 0 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि नेगेटिव आ रहा तो लेस देन 0 आएगा ही भाई। मैंने कहा Q1 Q2 क्या हो जाएगा? लेस देन 0। आई होप आपका आंसर आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि मैं बहुत ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं आपको? देखो भाई, मेरी स्पीड ही ऐसी है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं इससे थोड़ा धीरे पढ़ूं तो मैं धीरे पढ़ा सकता हूं ऐसे करके, लेकिन ऐसी आदत नहीं है यार, क्योंकि मैं जब क्लासेस में भी जाता हूं ना तो इसी स्पीड को मेंटेन रखता हूं। क्योंकि जब मैं 3-4 घंटे की वन शॉट भी लेता हूं और या ड्रॉपर्स बैच में भी जाता हूं तो मैं इसी स्पीड को मेंटेन रखना चाहता हूं। क्योंकि मतलब मेरी क्लास जो लगभग मेरी जो क्लासेस लगती हैं वो 3-4 घंटे की लगती हैं, लगातार 3-4 घंटे की। तो वो एक एक्यूरेसी बन गई है, मतलब एक स्पीड बन गई कि इसी स्पीड पे चलते रहते हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा तेज लग रही है तो आप एक बार कमेंट करिए कि भैया आपकी स्पीड तेज है, मैं अपनी स्पीड स्लो करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं दिमाग में ये बैठा के चलता हूँ कि मैं एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हुए चलूँ। कोई भी डाउट आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि भैया इस चीज से डाउट आ रहा है, इस चीज को लेकर डाउट आ रहा है, क्योंकि मैं आपको गाइड करते चलूंगा। अभी भी आपके पास इनफ टाइम, मैं आज बता दे रहा हूं कि इनफ टाइम है और हम सारी चीजें कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। लास्ट डे तक, लास्ट मोमेंट तक फाइट करेंगे और
अच्छा मार्क लेके आएंगे, क्योंकि मैंने भी उस टाइम पे मतलब मैंने भी प्रिपरेशन की है एक ड्यूरेशन में और मैंने भी मार्क्स लेके आए, क्योंकि मेरे फिजिक्स में 95 मार्क्स खुद के थे। कितने मार्क्स थे? 95 मार्क्स खुद के थे। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो मैं अगर आप चाहोगे तो एक वीडियो बना दूंगा, उसमें अपनी मार्कशीट आपको खुद दिखा दूंगा। तो उसमें मेरे 95 मार्क्स फिजिक्स में थे और क्या हमारे मतलब 94 मार्क्स फिजिक्स में थे, 95 मार्क्स केमिस्ट्री में थे, 95 मार्क्स मैथ्स में थे। तो हमने चीजें की है, हमें पता है क्या क्या चीजें करनी है और कैसे करने से होगी। तो आपको डरना नहीं है, मैं जो चीजें कराता जा रहा हूँ उसको करते जाओ, अपने दोस्तों के साथ भी बताओ कि ये चीजें यहाँ से पढ़ाई की जा सकती है, और जो चीजें अच्छी जगह से मिल रही है वहां से भी करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा बात ना करते हम करने जा रहे हैं क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बीच बीच में आपको मोटिवेट करने के लिए मैं बताता रहता हूं चीजें। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी देखो कूलम्स लॉ हमने नॉर्मली पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आपको पता है ना फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी, उसके लिए डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो अभी तक हमने आपको नॉर्मली बताया कि फोर्स का F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, हमने डायरेक्शन खुद से डिसाइड कर लिया। लेकिन अब जो मेन चीज पढ़ने जा रहे हैं वो होता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बोर्ड में मैक्सिमम चांस होता है कि इसको डिराइव करवा लेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हम बहुत अच्छे से करेंगे, एक एक स्टेप करेंगे, आपको मतलब बिल्कुल एक एक स्टेप यहाँ पे समझाया जाएगा। आपको अगर कोई स्टेप नहीं समझाता तो पीछे रिवाइंड कर लीजिएगा, और जहां पे जो भी नया कॉन्सेप्ट आएगा मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने कहा क्या, मैंने कहा आपके पास एक चार्ज है Q1, क्या है एक चार्ज Q1, और यहां पे एक चार्ज Q2 है। दो चार्ज है स्पेस में, दो चार्जेस दे रखे हैं Q1 एंड Q2। मैंने कहा स्पेस में है अगर चार्ज तो मैं इनको एक मतलब इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखा सकता हूं। मैंने कहा यहां पे हमारा क्या है, ओरिजिन है। मैंने कहा इसको मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा कि अगर मान लो इसका पोजीशन वेक्टर x1 y1 z1 था, इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, x2 y2 z2। मैंने कहा ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई कि ये स्पेस में एक चार्ज था रखा हुआ था, दूसरा स्पेस में भी चार्ज रखा हुआ था। मैंने कहा इसका पोजीशन वेक्टर मतलब इसका जो क्या कहते हैं पोजीशन पॉइंट्स है, जो इसका पॉइंट है मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो x1 y1 z1, यह x2 y2 z2 है स्पेस में। मैंने कहा कि इसको जो लाइन ज्वाइन करेगी सेंटर से इस चार्ज को और इस चार्ज को ऐसे ज्वाइन करेगी। मैंने कहा अब हमें करना क्या है, अब हमें मेन चीज करना है। मैंने इसको R1 वेक्टर बोला, क्या बोला, R1, और इसको R2। अगर आपको R1 R2 नहीं पता है तो जो आपके R1 और R2 है क्या है, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, ये है आपके क्या पोजीशन वेक्टर है, क्या है पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अगर इस R1 वेक्टर को मैं निकालना चाहूंगा तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल पॉइंट, किसके लिए, R1 वेक्टर के लिए। तो R1 वेक्टर के लिए फाइनल पॉइंट होगा तो x1 माइनस 0 आई कैप प्लस y1 माइनस 0 जे कैप प्लस z1 माइनस 0 के कैप। मैंने फाइनल पॉइंट, फाइनल x कोऑर्डिनेट को हमने इसके x कोऑर्डिनेट से माइनस किया और उसके साथ i कैप लगा दिया। इसके फाइनल y कोऑर्डिनेट को इनिशियल y कोऑर्डिनेट से माइनस किया, उसके साथ j लगा दिया। इन फाइनल z कोऑर्डिनेट को इसके z कोऑर्डिनेट से माइनस किया और k कैप लगा दिया। ये बहुत बेसिक सी बात है, आई होप आपको पता होगा ये चीज, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बेसिक से बता दे रहा हूं। मैंने कहा जो आपका R2 वेक्टर होगा, R2 वेक्टर कैसे निकालोगे, अब देखो यहां पे फाइनल ये है x2 माइनस 0 आई कैप प्लस y2 माइनस 0 जे कैप प्लस z2 माइनस 0 के कैप। तो ऐसे आपके पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो हमें पोजीशन वेक्टर से ज्यादा रिलेट नहीं करना, लेकिन आपको ये निकालना आना चाहिए, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपके कॉन्सेप्ट डेवलप के लिए उसको उसमें ये आना चाहिए आपको। मैंने कहा ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी कि ये ऐसे पोजीशन वेक्टर R1 R2 वेक्टर आप निकाल सकते हो। मैंने कहा कि अब यहां पे एक वेक्टर होगा R1 वेक्टर, क्या होगा R वेक्टर, जो मेन पोजीशन वेक्टर है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, मैंने अभी तक डिस्टेंस कितनी ली थी, मैंने इनके बीच में डिस्टेंस R ली थी। अब इस R डिस्टेंस को मैं एक वेक्टर से दिखा रहा हूं, किसे दिखा रहा हूं, एक वेक्टर से दिखा रहा हूं। तो मैंने कहा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है मैंने उनको क्या कर दिया, एक वेक्टर से दिखाया। अब इस वेक्टर का हेड कहां पे होगा, मेन दिक्कत यहीं पे आती है कि इस वेक्टर का हेड कहां पे होगा। जैसे कि इस वेक्टर का हेड यहां पे है, इस वेक्टर का हेड यहां पे है, तो ये जो R वेक्टर है, ये जो बीच में डिस्टेंस इनके R थी, इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस R थी, इस वेक्टर का हेड कहां पे होगा। तो मैंने कहा इस वेक्टर का हेड वहां पे रखो, ध्यान से सुनना, इस बात को लिख लो अपनी कॉपी में। इस वेक्टर का हेड वहां पे रखो जिस पॉइंट पे, जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना हो।
क्या, जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना हो इस वेक्टर का हेड वहां पे रखो। अगर हमें फर्स्ट चार्ज पे फोर्स निकालना हो तो इस वेक्टर का हेड कहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। अगर हमें सेकंड चार्ज पे फोर्स निकालना हो तो इस वेक्टर का हेड कहां हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो हम सेकंड चार्ज पे फोर्स निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, फोर्स ऑन सेकंड, हम निकालते हैं फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, हमें ये निकालना। मैंने माना कि इसको हम निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो मैंने कहा फोर्स ऑन सेकंड हमें निकालना है, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, हम सेकंड चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं। तो जो आर वेक्टर है उसका हेड इस साइड हो जाएगा, इस चार्ज के ऊपर हो जाएगा। इसका हेड कहां पे रखो, हेड वहां पे रखो जहां पर हम फोर्स निकाल रहे हो। क्या हो, जहां पे हम फोर्स निकालो, जैसे Q2 पे हम फोर्स निकाल रहे हैं तो यहां पे इस वेक्टर का क्या करो, हेड रख दो। मैंने कहा इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमें करना क्या है, हमने नॉर्मली पढ़ा है कि अगर F21 लिखते हैं, क्या लिखते हैं F21, तो हो जाता है K Q1 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर वेक्टर है तो वहां पे जो आर स्क्वायर होता है वो मैग्नीट्यूड होता था। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर कोई वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मान लो कोई वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम उसको ऐसे शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं। उसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे मैग्नीट्यूड निकलता है। इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, उसको मॉड में बदल कर देते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं कैसे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हर जगह नहीं होगा, यहां पे रखना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ आई को आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप और कोफिशिएंट ऑफ जेड कैप के जे कैप मतलब के कैप, और उसके स्क्वायर करते हैं। तो वो सिंपली सी बात करते हैं, ये आपको निकालना आता होगा। मुझे गारंटी है कि अगर आप यहां तक देख रहे हो लेक्चर तो आपको आता होगा। अगर नहीं आता इसलिए मैंने बता दिया कि क्योंकि हमें सब कुछ क्या करना है, बेसिक से सीख के चलना है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, उस बच्चे को भी मैं पढ़ा रहा हूं कि जिसको कुछ भी नहीं आता है। मैंने कहा हमने देखा F21 क्या होता है, K Q2 बाई मॉड आर का स्क्वायर। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। जो वहां पे आर स्क्वायर लिखते थे, अब यहाँ पे आर वेक्टर है तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला और हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। क्योंकि किसी भी वेक्टर की डिस्टेंस, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, मान लो ये वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, ठीक है। यहां से अगर इसका डिस्टेंस निकाला जाए तो यही तो निकालोगे, इसका जो मैग्नीट्यूड है वही तो होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब हमें क्या करना है, अब हमें जो चीज करनी है, हमें मेन करना क्या है, यहाँ पे शायद धुंधला आ रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूं क्योंकि बच्चों को यहाँ पे धुंधला ही दिखता है। हाँ, मेन चीज यहाँ पे धुंधला आ जाता है क्योंकि जो मेरे थोड़ी लाइटिंग की दिक्कत है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूं। जो हम F21 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, F21 लिखेंगे, वो लिखेंगे Q1 बाई मॉड आर का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देंगे कि भैया आपको वहां पे, आपने वहां पे पता नहीं क्या लिख दिया, दिखाई नहीं दिया। तो थोड़ी लाइटिंग की दिक्कत है यार, तो वो चीजें हो जाती हैं। बाकी बोर्ड भी मेरा छोटा है, चीजें चलो थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन सारी चीजें हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा F21 क्या हो जाएगा, Q1 बाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें इसे किस में लिखना, हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना। किस में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, किस में लिखना चाहता हूं, वेक्टर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, Q1 बाई मॉड आर का होल स्क्वायर। अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ हम क्या ऐड कर देते हैं, एक यूनिट वेक्टर ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक यूनिट वेक्टर ऐड कर देते हैं। तो यहां पे आर है तो अगर इसका यूनिट वेक्टर हम इसके साथ ऐड कर दें, क्या करते, इसका यूनिट वेक्टर है इसके साथ हम ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आर का हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर ऐड करते हैं। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है भैया, यूनिट वेक्टर मान लो अगर आर वेक्टर है आपका, यहां से लेके यहां तक आर वेक्टर है आपका, अगर आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना होता। आर वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मैंने कहा ठीक कर लेते हैं। मैंने कहा अब F21 जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा Q1 बाई यहां पे मॉड आर स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर तो है ही, और यहां पे क्या हो जाएगा, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। अब देखो मॉड आर का स्क्वायर है और मॉड आर है, तो ये मॉड आर का क्यूब हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा। तो जो हमारा F21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा जो F21 हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा इधर करते हैं। मैंने कहा जो हमारा F21 हो जाएगा, इधर करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पूरे बोर्ड पे एक ही पूरा ड्यूरेशन लेके आना है। तो मैंने कहा F21 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, K Q1 बाई मॉड आर का स्क्वायर, और मॉड आर है तो मॉड आर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, मॉड आर का क्यूब। कितना समझ में गया। और यहां पे वेक्टर
आर है। यूनिट वेक्टर समझ में आया ना कि वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, तो ये हो जाएगा क्या F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मॉड आर का क्यूब इनटू वेक्टर आर। मैंने कहा ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया। अब ये वेक्टर आर है क्या, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा, इसको इस कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे कैसे। तो मैंने कहा अगर इस वेक्टर आर को निकालना है, हमें क्या निकालना है, वेक्टर आर को निकालना है। हम ये कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा स्टेप बताने जा रहा हूं, बहुत बेसिक सा स्टेप बताने जा रहा हूं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो सब कुछ क्लियर है। यहां पे मैंने कहा कि मैं यहां पे बैठा हूं, कहां पे, यहां पे बैठा हूं। एक बार देखूं कैमरा चल रहा है। ओहो 34 मिनट की वीडियो हो चुकी है। पानी पी लेते हैं। वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए उसकी दिक्कत नहीं है, कंटेंट अच्छा जाना चाहिए, बच्चों के दिमाग में जानी चाहिए अच्छी चीजें कि हाँ पढ़ाया क्या जा रहा है। मैंने कहा कि ठीक है, अब हमें आर वेक्टर निकालना है। मैंने कहा मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे खड़ा हूं। मैं यहां से इधर चलना स्टार्ट किया, कहां पे, इधर चलना स्टार्ट किया। मैं यहां से इधर चलना स्टार्ट किया, तो भाई देख लो वेक्टर भी इधर ही जा रहा है और हम भी उसके डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, जिस तरफ वेक्टर जा रहा है उसी की डायरेक्शन में तो जा रहे हैं। मान लो इधर वेक्टर की डायरेक्शन है, मतलब इधर वेक्टर का एरो, वेक्टर भी इसी तरफ पॉइंट कर रहा है और हम भी उसी के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहे हो तो सेम चीज लिखो, जैसे R1 वेक्टर है तो सेम लिखो। मैंने कहा इसके वेक्टर की डायरेक्शन में गए और उसी के डायरेक्शन में, मतलब जिधर वेक्टर पॉइंट कर रहा है उसी की डायरेक्शन में हम चलते जा रहे हैं। तो हमने केवल सिंपली लिख दिया R1 वेक्टर, क्योंकि हमने R1 वेक्टर के चल के यहां तक आ गए। यहां से स्टार्ट किया, वेक्टर के डायरेक्शन में गए, जिधर वेक्टर पॉइंट कर रहा है उधर ही हम चलते जा रहे हैं। तो हमने नॉर्मली लिख दिया कितना चला, हमने R1 वेक्टर चला। फिर मैंने कहा कि हम इधर मुड़ गए और यहां से इधर चलने लगे, तो वेक्टर भी इधर ही पॉइंट कर रहा है, हम भी इधर ही चल रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, कितना चले, जब यहां तक पहुंच जाएंगे तो हम चल चुके होंगे, प्लस आर वेक्टर भी चल चुके। अब जब इधर चलेंगे, क्योंकि हमें सेम पॉइंट पे आना है, तो हमने कहा जब हम इधर वापस चले तो हमने देखा कि इधर वेक्टर तो इधर जा रहा है लेकिन हम इसकी अपोजिट जा रहे हैं। तो हम यहां पे प्लस R2 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, माइनस R2, और फिर से हम यहां यहीं पे पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर यहां से आर वेक्टर निकालूंगा, क्या निकालूंगा, आर वेक्टर, तो हमारा क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आ जाएगा। और R2 R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर है दोनों चार्जेस का, जो दोनों चार्जेस के पॉइंट x1 y1 z1 दे रखे हैं, x2 y2 z2 दे रखे हैं, इन्हीं का पोजीशन वेक्टर है। आपको कोऑर्डिनेट्स दिया जाएगा क्वेश्चन में, सब आपको पोजीशन वेक्टर ऐसे निकालना आना चाहिए, जैसे यहां पे बताया ऐसे पोजीशन वेक्टर निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अब मैं इसको उठा के यहां पे पुट करता हूं, क्या करता हूं, इसको उठा के यहां पे पुट करता हूं। तो मैंने कहा जो हमारा F21 हो जाएगा, जो हमारा F21 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन मॉड आर वेक्टर किसके इक्वल है, R2 माइनस R1 का होल क्यूब, ठीक है, इंटू आर वेक्टर क्या है, जो आपका आर वेक्टर है वो है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हो गया आपका क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या हो गया, ये हो गया आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बस इतना सा इजी था। आप लोग परेशान हो जाए कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करेंगे, 2-3 स्टेप्स है जो कि आपको करने हैं। अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आ गया, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि आपको जो आपके चार्जेस है उनको कैसे रखने हैं, उनको आपको बिना साइन के रखने हैं। लेकिन जब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको पुट चार्जेस विथ साइन। अब आपको यहां पे चार्जेस साइन के साथ रखने पड़ेंगे। भाई यहां पे आपने डायरेक्शन खुद से नहीं बता सकते हो, तो यहां पे चार्जेस आपको क्या रखने पड़ेंगे, साइन के साथ रखने पड़ेंगे। तो जो मेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है पूरे बोर्ड में मैंने कर दिया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से नोट कर लो। तो ये होता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब जो आपका नेक्स्ट टास्क है, जो आपको खुद से करना है, वो आपको करना है एरो की लेंथ इधर बना के। मतलब जब आप Q1 फोर्स निकालोगे, फोर्स तो मैंने F21 तो निकाल दिया है, अब आपको खुद से निकालोगे F12। जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए सेम स्टेप आप फॉलो करोगे। बस डिफरेंस कहां पे आएगा, यहां कहीं कुछ डिफरेंस आ जाएगा, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे क्या आपने किया कि नहीं किया। अगर आप मुझे थोड़ा सा भी कुछ मानोगे, मतलब अगर आप वीडियो देख लो, यहां तक 40 मिनट की वीडियो देख चुके हो, तो पक्का आप करोगे। जितने भी बच्चे सिंसियर होंगे, जो भी मेरे साथ रैंक प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यानी जो मेरे साथ क्लास 12 में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, वो इसको जरूर करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताना बहुत आसान है, लेकिन इस पे क्वेश्चन भी तो कराना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़े ना छोड़ देंगे आपको। तो मैंने कहा आप एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, इसको नोट कर लिया होगा आपने पॉज करके, हम इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। तो मैंने कहा जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, करते हैं क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें भी एक बार मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा, इस क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा कि आपके पास एक पॉइंट दे रखा है, एक चार्ज दे रखा है यहां पे 1, 2, 4 पे एक चार्ज दे रखा है, जैसे कि मैंने x1 y1 z1 बोला था, और एक चार्ज आपको दे रखा है यहां पे, कहां पे 5, 6, 7 पे आपको एक चार्ज दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द फोर्स, ये मान लो यहां पे क्या है, यहां पे -5 कूलम का चार्ज है, यहां पे 2 कूलम का चार्ज है, इस पॉइंट पे 2 कूलम का चार्ज है, यहां पे -5 कूलम का चार्ज है। कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज एट 5, 6, 7 ड्यू टू -5 कूलम चार्ज एट 1, 2, 4। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 2, 4 पे -5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, 2 कूलम का चार्ज 5, 6, 7 पे रखा है, कोई स्पेस में एक पॉइंट है जहां पे -5 कूलम का चार्ज रखा है, और स्पेस में ही एक पॉइंट है जहां 5, 6, 7 जहां पे +2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो कह रहा है इस +2 कूलम के चार्ज पे हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो मैंने कहा ठीक है, इसका पहले कार्टेशियन फॉर्म बना लेते हैं। मैंने कहा ऐसे बना लेते हैं। मैंने कहा यहां से मैं इसको ऐड कर देता हूं और इसको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। एक वेक्टर हो जाएगा R1 वेक्टर और एक वेक्टर क्या हो जाएगा R2 वेक्टर। मैंने कहा कि इसको हमने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया मैंने। अब मैंने कहा क्या, अब सबसे पहले हमें R1 वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, इसका जो R वेक्टर हो जाएगा। अब R वेक्टर की हेड कहां पे होगी, एक बार आपको खुद से बताना है, पॉज करके वीडियो बताइए कि जो R वेक्टर हमने माना है, ये जो इसके बीच में डिस्टेंस है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो R होगी। तो ये R वेक्टर से हमने शो किया है, क्यों, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो मैंने कहा इसको वेक्टर से शो किया है, तो इस वेक्टर की हेड किधर होगी, ये वेक्टर किधर पॉइंट करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई वेक्टर का हेड वहां पे होता है, R वेक्टर का हेड वहां पे होता है जहां पे हमें फोर्स निकालना होता है। तो मैंने कहा कि इसका हेड इधर होगा, ठीक है, इसका हेड किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि हमें 2 कूलम चार्ज पे फोर्स निकालना है। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं R1 वेक्टर कितना है। R1 वेक्टर, तो मैंने कहा था कि जो फाइनल पॉइंट्स हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको इनिशियल कोऑर्डिनेट से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो मैंने कहा कि फाइनल कोऑर्डिनेट्स कैसे डिसाइड करोगे, भाई फाइनल कोऑर्डिनेट्स कैसे डिसाइड करोगे, जिधर वेक्टर का हेड पॉइंट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, फाइनल कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो मैंने कहा 1 - 0 I कैप प्लस 2 - 0 J कैप प्लस 4 - 0 K कैप, ये हो जाएगा क्या, I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 4 K कैप। अगर R2 वेक्टर आप निकालोगे तो R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर हो जाएगा 5 - 0 I कैप प्लस 6 - 0 J कैप प्लस 7 - 0 K कैप। मैंने कहा ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 I कैप प्लस 6 J कैप प्लस 7 K कैप। तो आपके दोनों वेक्टर R1 वेक्टर और R2 वेक्टर आ गए। अब हमें करना क्या है, हमें पता है क्या, हमें पता है कि जो फोर्स ऑन 2, हमें इस पे फोर्स निकाला, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया। तो हमें निकालना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो हमें पता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R²। यही होता है ना, हम फिर से पूरा डिराइव कर लेंगे, आप दिक्कत मत लीजिए। तो मैंने कहा R² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक यूनिट वेक्टर इसके साथ अटैच करेंगे, K Q1 Q2 अपॉन मॉड R का स्क्वायर, और यहां से एक यूनिट वेक्टर ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको फिर से लिख दे रहा हूं, यहां पे शायद जुमला आएगा, क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन मॉड R का स्क्वायर, और यहां पे यूनिट वेक्टर एक R हमने इसके साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। मैंने कहा ठीक है, हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर R अपॉन मॉड R, ठीक है, वेक्टर होता है अपॉन मैग्नीट्यूड होता है। मैंने कहा ठीक है, यहां पे पुट करो वैल्यू, ये हो जाएगा K Q1 Q2 और अपॉन मॉड R का स्क्वायर इंटू वेक्टर R अपॉन मॉड R, ठीक है, ये हो जाएगा। मैंने कहा इसको ऐसे लिख सकता हूं, K Q1 Q2 अपॉन
मॉड आर का क्यूब इंटू वेक्टर आर लिख सकते हैं ना। इतना ये तो सारी चीजें पीछे स्टेप वाली की है, उसको ही कर रहे हैं। मैंने कहा अब जो आर वेक्टर निकालना हमारा टफ टास्क है, क्या है, आर वेक्टर निकालना हमारा मेन टास्क है। तो मैंने कहा आर वेक्टर निकालते हैं, तो मैं फिर यहां पे आगे खड़ा हो गया। कहां पे आगे खड़ा हो गया, मैं यहां पे आगे खड़ा हो गया और इधर चलने लगा, इस लाइन में चलने लगा। तो मैंने देखा जिधर वेक्टर जा रहा है, जिधर वेक्टर की डायरेक्शन है उसी साइड में चल रहे हैं, तो मैंने इसको सिंपली R1 लिख दिया। ठीक है, जिधर चल रहा है, जिधर वेक्टर जा रहा है उधर ही जा रहे हैं। अब यहां पे पहुंच गए, अब फिर हमने इधर चलना क्या, तो हमने देखा जिधर वेक्टर जा रहा है, जिधर वेक्टर जा रहा है उधर ही चल रहे हैं, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, प्लस R लिख दिया। अब इधर वापस आने लगे, तो हमने देखा कि वेक्टर तो उधर जा रहा है, इस साइड में वेक्टर जा रहा है, लेकिन वापस हम इधर आ रहे हैं, इसी पॉइंट पे हमें आना है। तो मैंने कहा कि माइनस क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां से R वेक्टर निकालोगे तो हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर, इसको यहां पे पुट कर दो। मैंने कहा क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब यहां से मैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर निकाल सकता हूं। यहां पे R2 वेक्टर भी आपको पता है, R1 वेक्टर भी पता है, तो ऐसे अगर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप माइनस, अगर इसको करोगे तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये क्या हो जाएगा, यहां से माइनस करोगे तो हो जाएगा 5i कैप माइनस i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप माइनस 4k कैप। ये हो जाएगा, इसको जब करोगे तो आ जाएगा आपका क्या, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो जो आपका R2 माइनस R1 वेक्टर आ गया है, क्या आ गया, आपका इधर लिख देता हूं, ये इसको पढ़ लीजिएगा। जो R2 माइनस R1 वेक्टर आया है वो क्या आया है, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3 कैप। देखो कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ सब कुछ परफेक्टली दिख रहा है। तो मैंने कहा जो R2 माइनस R1 वेक्टर आया हुआ है 4i के प्लस 4j के प्लस 3k के। अगर मैं R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, क्या निकालूंगा, यहां से ऊपर इसको रब कर दे रहा हूं। मैंने कहा जो R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, अरे R2 माइनस R1 वेक्टर हमारा यही आया है ना, क्या आया है, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो इसके साथ जो इसका x है, i के साथ जो है उसको स्क्वायर कर दो, y j के साथ जो है उसको स्क्वायर कर दो, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 32 और 9 41 अंडर रूट 41। ठीक है, तो R2 माइनस R1 वेक्टर का इस क्यूब मतलब क्यूब इस मतलब मॉड क्या आ गया, मैग्नीट्यूड क्या अंडर रूट 41। मैंने कहा इसको यहां पे लिखो K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, रूट 41 का क्यूब, क्या हो जाएगा, रूट 41 का क्यूब। ठीक है, इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर क्या है, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3 कैप। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि यहां पे हमें Q1 Q2 की वैल्यू पता है, तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब Q1 Q2 की वैल्यू जो हमें पुट करनी है वो साइन के साथ पुट करनी है, किसके साथ, तो Q1 की वैल्यू क्या है -5, Q2 की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे मैंने देखो साइन के साथ पुट किया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने सारे स्टेप्स फॉलो करके आप कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार कमेंट में करिएगा कि भैया मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। अब इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा इस चैप्टर का मतलब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, वो है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। क्या बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। लेक्चर आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि जिससे कि मुझे फीडबैक मिलता रहे। अब मैं कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूं तो मुझे कुछ पता नहीं, जब मतलब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो मुझे पता चलता रहता है कि बच्चों के एक्सप्रेशन से पता चलता रहता है कि इनको समझ में आ रहा है नहीं समझ आ रहा है। उनको मैं बार बार समझा सकता हूँ चीजें, लेकिन आपको मैं देख नहीं सकता हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं कि नहीं आ रहा है। बट मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आप मेहनत कर रहे होंगे पढ़ाई के लिए। तो आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लाइक करना नहीं करना, सब्सक्राइब करना मत करना चैनल को, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट आपको करना क्या है, बस आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भैया समझ में आ रहा है। जो जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, यहां तक अगर किसी बच्चे ने लेक्चर देखा है तो अपना नाम जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं जो हमारे जो जैसा कि हमारा ये YouTube पे पहला बैच है जो कि मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जो कंटिन्यूअसली मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जो स्टार्टिंग से मेरे साथ टच में रहेंगे। तो उसको मैं देखूंगा कि हाँ ये बच्चा स्टार्टिंग में मुझसे पढ़ता था, जब मैंने पहली बार YouTube पे पढ़ा था उस बच्चे ने पढ़ा था। ठीक है, और बाकी मुझे कोई ऐसी चीज नहीं है कि मुझे लाइक चाहिए सब्सक्राइब चाहिए, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप अपने फायदे के लिए यूज कर लीजिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो यही सारी बातें हैं, बाकी चलता रहेगा, मतलब ये सारी चीजें चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है।
सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, मतलब मैं जितनी चीज़ें सोच के रखा हूँ बस वो सारी चीज़ें हो जाए तो आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जितने भी बच्चे परेशान हो रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि भैया ये सारी चीज़ हो जाएंगी हो जाएंगी, मैंने फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़ा। तुमने कुछ नहीं पढ़ा फिजिक्स भाई, तो कोई भी दिक्कत नहीं, अभी भी हमारे पास 20 दिन है और 20 दिन में अच्छा सा बिल्कुल पढ़ा के आपको भेजूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आप कॉन्टिन्यूसली फॉलो करते हो। दिन में 2 वीडियो लाने की कोशिश है मेरी कि सुबह एक वीडियो अपलोड करूंगा। अभी देख लीजिए रात के बज रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो घड़ी में रात के 2 बज रहे हैं और यहाँ पे लेक्चर शूट कर रहा हूँ। इस लेक्चर को बनाने में बहुत टाइम लगता है, 5 से 6 घंटे पहले कंटेंट बनाना पड़ता है, कई तरीके से कंटेंट अच्छे से ढूंढना पड़ता है, फिर उसको क्या करना पड़ता है, काफी ज्यादा उसको मतलब फिल्टराइज करना पड़ता है, फिर उसके बाद यहाँ पे वीडियो बनती है। तो एक वीडियो के पीछे जो आपको 1 घंटे की वीडियो दिखती है उसके पीछे 5-6 घंटे की मेहनत होती है। तो मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि एफर्ट्स हैं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है, आप इसको अपने फायदे के लिए यूज करो और अच्छे से करके जाना। मतलब भाई बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आ जाना। अगर मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी बच्चा फोड़ के आ जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये बच्चा फोड़ के आ गया। यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मतलब वो बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इतना मतलब बोलना नहीं आता है कैमरा वगैरह पे मुझे, क्या मतलब बोलना नहीं आता, अब बहुत बोलना आता है भाई। तुमने अभी सुना कहा है मुझे बोलते हुए। चलते रहो, देखते रहेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो लास्ट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। आज पहली बार लग रहा है कि 1 घंटे से लेक्चर पार हो जाएगा भाई। 1 घंटे से लेक्चर पार होगा तो मेरा नेट सारा जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की। अब इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस क्या है भैया, ये टॉपिक क्या है, तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने क्या कहा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कहा केस 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, केस 1। व्हेन केस 1 पढ़ने जा रहे हैं, क्या, विथ डिफरेंट चार्जेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, विथ डिफरेंट चार्जेस। मतलब इसका क्या है, मैंने कहा कुछ नहीं है, मतलब इसका कुछ नहीं है, विथ डिफरेंट चार्जेस। इसका एक क्वेश्चन देख लेता हूं मैं कि क्या क्वेश्चन करवा दूं। हाँ, मैंने कहा विथ डिफरेंट चार्जेस, या इसको कह सकते हैं विथ अपोजिट साइन। ठीक है, डिफरेंट चार्जेस या अपोजिट साइन। मैंने कहा आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू, क्या है, और यहां पे एक चार्ज है -9q। इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर से, वो ये लाइन है। क्या है, सीधा से सुनते जाओ कि मैं कह क्या रहा हूं। मैंने कहा एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है -9q। मैंने कहा इन दोनों को सेंटर से लाइन ज्वाइन कर रही है, ये लाइन है। मैंने कहा हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्लस क्यू चार्ज को इस लाइन पे कहां पे रखूं। कह रहा है कि इस लाइन पे कहां पे रखूं कि जो हमारा नेट फोर्स हो उस चार्ज पे, यानी इस चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो, 0। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0। इक्विलिब्रियम मतलब यही तो होता है, नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो मैंने कहा इस चार्ज को इस लाइन पे कहां पे रखूं कि नेट फोर्स 0 हो जाए। तो अभी भी आपको थोड़ी चीज समझ में नहीं होगी, तो मैं कह रहा हूं ठीक है, देखते हैं कहां कहां पे, इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं। 3 जगह तो जहां पे चार्जेस को रख सकते हैं, एक इस साइड, एक बीच में, एक इस साइड, 3 जगह रख सकते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले इधर देखता हूं। मैंने अगर इधर रखा चार्ज को, तो देखो ये क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ मतलब ये इसको रिपेल करेगा। और सबसे पहले इधर मत रखो, नहीं तो फिर तुरंत तो पहले आंसर यही आ जाएगा। मैंने कहा सबसे पहले यहां पे रखता हूं चार्जेस को। ठीक है, तो देखो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, ये जो -9q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करना चाहेगा। तो भाई यहां पे इक्विलिब्रियम कहां आएगा, ये प्लस क्यू चार्ज तो इधर भागता हुआ चला जाएगा। मतलब इस पे नेट फोर्स 0 कहां हुई, ये भी इधर ही ढकेलना चाह रहा है, ये भी इधर ही ढकेलना चाह रहा है। मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रही है। अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही हैं तो उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कभी 0 हो ही नहीं सकता। अगर भाई रिजल्टेंट 0 होना है, मतलब इधर भी जितनी फोर्स लग रही है उधर भी इतनी फोर्स लग रही है, कोई बीच में है, इधर जितनी फोर्स लग रही है उधर जितनी फोर्स लग रही है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस फोर्स का, अगर दोनों फोर्स सेम है। तो ये चीज कॉन्सेप्ट है। तो मैंने कहा इधर नहीं रख सकते, कहां, इधर नहीं रख सकते हैं। मैंने कहा इधर रखते हैं, यहां कहीं मैंने प्लस क्यू को रखा। अगर इधर प्लस क्यू को रखूंगा तो ये -9q इसको अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा। लेकिन यहां पे -9q एक बड़ा चार्ज है, तो ये इसको बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। अगर बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू चार्ज छोटा है चार्ज
और दूर भी है, यहाँ पे देखो इतनी डिस्टेंस है, दूर है चार्ज, तो भाई ये इसको उतना तेजी से रिपेल नहीं कर पाएगा जितना तेजी से ये -9q चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट कर लेगा, ये कम तेजी से इसको रिपेल कर पाएगा, तो भाई नेट फोर्स जो आ जाएगा, मान लो ये जो 9q है इसको इधर इतने फोर्स से कर रहा है और ये रिपेल इतने फोर्स से कर रहा है, तो भाई जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो नहीं आएगा बल्कि इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये चार्ज इधर ही मूव करेगा, तो इधर भी नहीं रख सकते हैं। तब कहां पे रखें? मैंने कहा हम देखते हैं इधर रख के। मैंने कहा अगर इधर रखा तो ये प्लस क्यू के चार्ज के पास है, यानी कि डिस्टेंस कम है। हमने बताया था जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कहा कि यहां पे रखा तो भाई ये इसके पास, इस चार्ज के पास है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वाला चार्ज इसको जितने फोर्स से खींचे, ये उससे ज्यादा फोर्स, उतना ही बराबर फोर्स लगा दे, तो यहाँ पे क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम जीरो हो जाए। अब हमें देखना कि इधर इस साइड में कहां पे रखें, ये चीज तो पता चलेगा कि इसी साइड रखेंगे, उस साइड नहीं रखेंगे, यहां नहीं रखेंगे, इसी साइड रखेंगे। इस साइड कहां रखें, कितनी डिस्टेंस पे रखें इस चार्ज से कि इस पे क्या हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो मैंने कहा इधर से हमने x डिस्टेंस दूरी पे रखा, इस चार्ज से x डिस्टेंस दूरी पे रख दिया, वो डिस्टेंस हमें पता नहीं है। हमें ये पता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, मान लो l डिस्टेंस है, क्या है, L डिस्टेंस है। मैंने कहा इन दोनों चार्ज के बीच में हमें डिस्टेंस पता है, L डिस्टेंस है, और मैंने कहा कि इसको हमने छोटे स्मॉल q चार्ज से x डिस्टेंस दूरी पे रखा। मैंने कहा ठीक है, मैंने अगर इसको फर्स्ट चार्ज मान लूं, इसको सेकंड चार्ज मान लूं, इसको थर्ड चार्ज मान लूं, ठीक है। मैंने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना और इसको थर्ड चार्ज माना। तो मैंने कहा सबसे पहली चीज मैं जो लिखता हूं, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज, यहां पे प्लस q चार्ज रखा हुआ है ना, मैंने कहा फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। मैंने कहा फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा भाई, इधर लगेगा फोर्स, बोलो इधर फोर्स लगेगा, ये लगेगा F/3 ड्यू टू 1। मैंने कहा कितना लगेगा, K Q इंटू स्मॉल q अपॉन बीच जो डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर, लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ, ये समझ में कि नहीं आया। K स्मॉल q मतलब कैपिटल Q स्मॉल q दोनों के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं ना, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, x स्क्वायर। मैंने कहा इस पे, इस चार्ज पे ये वाला सेकंड चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, मैंने कहा इधर लगाएगा क्योंकि अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। और कैसे अट्रैक्ट करेगा, देखो अट्रैक्ट करेगा इस पे फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकंड। मैंने कहा फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकंड निकालेंगे तो K इंटू कैपिटल Q, इस पे फोर्स निकाल रहे हैं, किसकी वजह से फोर्स निकाल रहे हैं, इंटू 9q की वजह से लगा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने माइनस नहीं रखा, क्यों भाई, क्योंकि हम पहला वाला फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं रख रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये L डिस्टेंस है, तो L प्लस एक्स क्या हो जाएगा, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। मैंने कहा फिर इस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो है, तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो जिधर इधर जितना फोर्स है इधर भी उतना फोर्स होना चाहिए। मैंने कहा इसका अगर नेट फोर्स जीरो, दैट इज इक्विलिब्रियम, अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में है इट इंप्लॉइज नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब F31 इक्वल टू F32 होना चाहिए ना भाई, इधर इस चार्ज पे इधर जितना फोर्स लगा इधर भी उतना फोर्स होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। मैंने कहा ठीक है, अब इसको वैल्यू में पुट करता हूं, K इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू K इंटू क्यू इंटू 9q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। जो हमारे पास चीज आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने कहा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर ले आओ, तो हो जाएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। मैंने कहा ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, L प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। मैंने कहा लिख दिया। अब स्क्वायर उधर ले जाओगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अंडर रूट 9 करोगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 3। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे दो केस बनेंगे। क्या पहला केस क्या बनेगा, L प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहां से L प्लस एक्स इक्वल टू 3x हो जाएगा, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा L बाई 2। ये कंडीशन आ गया। अब जब माइनस 3 लेंगे तो L प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 3, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा L प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 3x, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस L बाई 4। अब देखो भाई ये माइनस में आ रहा है तो इसको तो लेंगे नहीं, ठीक है, माइनस में आ रहा है तो इसको लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, जो मेन बात है क्यों नहीं लेंगे माइनस का। अगर आपको ये कंफ्यूजन है, एक बार मैं देख लेता हूं रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं। हाँ, तो मेन बात है जो माइनस में है इसको हम लेंगे क्यों नहीं भाई। अगर माइनस में ले लेंगे तो यहां पे देखो L
प्लस एक्स, हमने क्या लिया था एल प्लस एक्स लिया था, तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा माइनस एल बाई फोर, यानी कि एल माइनस एल बाई फोर, एल माइनस एल बाई फोर, यानी कि हमारा जो ये चार्ज यहां पे ना होके एल प्लस ना होके एल माइनस में यहीं कहीं बीच में रखा जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए माइनस एल बाई फोर हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा x इज इक्वल टू एल बाई टू, ये आंसर आ जाएगा कि यहां से कितना डिस्टेंस दूर हम रखेंगे एल बाई टू डिस्टेंस दूर रखेंगे, तो ये चार्ज किस में आ जाएगा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये था इस केस का आंसर। अब जो दूसरा केस है उसको हम भी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये ना कहने का मौका मिले कि भैया आपने दूसरा केस नहीं कराया, तो हम दूसरा केस सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लिया था ना, बोलते जाओ भाई। रजनीगंधा की स्टोरी पता चली आपको कि नहीं पता चली? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि रजनीगंधा की स्टोरी क्या है, आपको नहीं पता रजनीगंधा की स्टोरी, तो वो सस्पेंस बरकरार रहेगा, और वो सस्पेंस कब रिलीज होगा ये आपको पता चलेगा बहुत जल्द कि रजनीगंधा की स्टोरी क्या है। रजनीगंधा के लिए कमेंट, स्टोरी जानना है, बहुत सारी स्टोरीज है जो आपको बतानी है, बताएंगे टाइम आने पे, ठीक है, लेकिन रजनीगंधा की स्टोरी काफी खास है। अब देख रहे हैं केस टू, क्या देखने जा रहे हैं केस टू, जस्टिस फॉर रजनीगंधा, कमेंट करना, ठीक है, क्या जस्टिस फॉर रजनीगंधा, हैशटैग जस्टिस फॉर रजनीगंधा, देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं। मुझे लाइक वाइक्स नहीं मतलब, मुझे कमेंट से मतलब है, ये देख कमेंट मुझे दिखना चाहिए जस्टिस फॉर रजनीगंधा। जिस बच्चे ने भी यहां तक वीडियो देखी है, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, जिस बच्चे ने यहां तक वीडियो देखी है तो वो जरूर जाके अभी कमेंट कर दे जस्टिस फॉर रजनीगंधा। इसी स्पीच में इसी पेज से पढ़ाता जाऊंगा, इसी मतलब क्या कहते हैं इसी डिवोशन से पढ़ाता जाऊंगा, बस आप जितना बताता जा रहा हूं उतना करते जाओ। हाँ, एक चीज और जो इंपॉर्टेंट नोटिस है बता दे रहा हूं, जो बच्चे ये चाहते हैं कि जैसे जो मेरे नोट्स हैं, अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो, अगर आप चाहते हो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊं, ठीक है, मतलब मेरा ये नहीं मानना है कि आप मेरे नोट्स लो, आप खुद से नोट्स बनाते हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ बच्चे नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, वो पढ़ने में मतलब ज़्यादा टाइम इस सारे सब्जेक्ट को देना है, तो जो बच्चे नोट्स नहीं बना पा रहे हैं वो चाहते हैं मुझसे नोट्स बनाए, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक चैनल बना दूंगा, टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, जहाँ पे आप जाके ऐड हो जाएंगे, वहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो फिर आपको मैं नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी नोट्स का एक भी पैसा नहीं लगने वाला है, यहाँ पे सब कुछ फ्री होने वाला है, इसकी आपको टेंशन मत लीजिएगा कि आज मैं बोल रहा हूँ कि फ्री है, कल को मैं पैसा चार्ज करूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपका प्यार मायने रखता है, पैसा सा कोई कुछ भी मायने नहीं रखता है, आई बात समझ। तो ये आज भी बोल रहा हूँ, ये आगे भी बोलता रहूंगा, ठीक है, वो चीज़ें ऐसे कुछ भी चेंज नहीं होने वाली। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल बना दूंगा क्लास 12 के नाम से, वहाँ पे आपको सारे नोट्स क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे फ्री के, फ्री में। पहले अभी भी बता दे रहा हूँ, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने कहा केस टू, अभी तक हमने अपोजिट साइन का पढ़ा था, अगर सेम साइन के चार्जेस हो क्या हो, सेम साइन चार्जेस हो, इसका मतलब क्या है, मान लो यहां पे क्या है प्लस क्यू है एक चार्ज, और यहां पे क्या है एक प्लस 4Q का चार्ज है, थोड़ा उधर अभी ब्लर हो जाएगा। मैंने कहा यहां पे प्लस क्यू का एक चार्ज है और यहां पे प्लस 4Q का चार्ज है, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर से वो ऐसे है, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कि प्लस क्यू चार्ज को इधर 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 कहां रखूं कि इस पे क्या हो नेट चार्ज नेट फोर्स जीरो हो, ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मैंने कहा इसको कहां पे रखूं, अगर इसको यहां पे रखता हूं, कहां पे यहां पे, तो ये इसको रिपेल करना चाहेगा इधर, और ये भी इसको रिपेल करना चाहेगा, तो भाई इधर भाग जाएगा, ये नेट फोर्स कहां जीरो होगा। अगर मैं इसको इधर रखता हूं तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी इसको इधर रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को, तो भाई इधर भी भाग जाएगा। अब रखूं कहां पे, तो बीच वाली जगह बची, तो मैंने कहा मैंने इसको इधर रखा, कहां पे रखा इधर। अब ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो एक टाइम आ सकता है किसी डिस्टेंस पे कि दोनों के बीच में फोर्स क्या हो जाए, ये जिधर इधर जितना फोर्स हो उधर जितना फोर्स हो, तो नेट फोर्स यहां पे बीच में जीरो आ सकता है। अब नेट फोर्स बीच में जीरो आ सकता है तो किस डिस्टेंस पे आएगा हमें ये पता करना। हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, एल है, ठीक है, एल है। मैंने कहा कि यहां से मैंने मान लिया कि ये x डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है, अगर ये x डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l माइनस एक्स हो जाएगी। अरे इतना तो सुन में आ रहा है ना भाई, मैंने कहा l माइनस एक्स हो जाएगी। ये यहां से डिस्टेंस इतनी हमने क्या मानी इस चार्ज की x, तो ये l माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, मैंने कहा होगा। अब मैंने कहा इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको मैंने सेकंड माना, इसको मैंने थर्ड माना। अब मैं देखने जा रहा हूं क्या फोर्स ऑन, सबसे पहले देखते हैं फोर्स ऑन थर्ड चार्ज, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स कितना होगा, तो मैंने कहा हो जाएगा k इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर। मैंने कहा फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज,
फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, मैंने कहा के इंटू क्यू इंटू प्लस 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 माइनस मत रखो यहां पे, इंटू 4q अपॉन l माइनस एक्स डिस्टेंस है तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मैंने कहा ठीक है। अब देखो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्या है इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो, नेट फोर्स जीरो है, मतलब इधर जितना फोर्स लग रहा है, मतलब ये फोर्स क्या है भाई, ये फोर्स यही है ना, इस ये फोर्स है F फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ये फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, अगर नेट फोर्स है जीरो है, इसका मतलब क्या है फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 2। मेरा मार्कर भी बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम, नजर रखिए इसको, मैंने कहा फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 1, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 1, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 2, ठीक है, ये 2 है, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इस पे इधर फोर्स लगाएगा, दोनों इक्वल होने चाहिए, मैंने कहा ठीक है, इसको यहां पे उठाओ वैल्यू k इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू क्यू इंटू 4q अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां से k काट दो, k से k काट दो, q से q काट दो, q से q काट दो, यहां पे क्या बचा, यहां पे हमारे पास बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर लेके चले जाओ तो ये जगह l माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मैंने कहा ठीक है। अब यहां पे देखो मैंने कहा क्या क्या किया, मैंने कहा कि l माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको लिख सकते हैं l माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं, मैंने कहा प्लस माइनस 2। सबसे पहला केस जब हमने प्लस 2 को लिया तो l माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस 2, यहां से क्या आ जाएगा l माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा l बाई 3, एक पहला बार आ गया जब प्लस 2 लिया, अगर माइनस 2 लेंगे तो l माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, ये इधर जाएगा, इसका मतलब l माइनस एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 2x, और l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3x, यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस l बाई 3। अब यहाँ पे माइनस है तो इसको लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो l माइनस एक्स रखा है, यानी कि l माइनस माइनस हो जाएगा l प्लस l बाई 3, अब l यहाँ पे है l प्लस l बाई 3, या तो इधर या तो इधर, भाई हमें तो चार्ज अंदर में रखना है, ये तो पता है ना कि चार्ज बीच में रखेंगे तो l में से माइनस करके ही तो तभी तो बीच में आएगा, अरे l है, l में से माइनस करोगे माइनस l बाई 3, यानी कि l प्लस l बाई 3 हो जाएगा, l से l बाई 3 प्लस करना पड़ेगा, तो ना इधर होगा चार्ज ना इधर है, ना हमें पता है बीच में रखना है, तो ये वाला चीज हम नहीं लेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू l बाई 3, यानी कि यहां से l बाई 3 डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज रखेंगे तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। अब मैंने कहा कि आपको ये समझ में आएगा, एक बार नोट कर लीजिए पॉज करके और नोट्स बना लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं जो लास्ट हमारे पास टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या, लास्ट लाइन जो लिखने जा रहे हैं उसकी बात करें जाए, वो बात क्या है, वो बात कुछ गहरी है जो आपको समझनी पड़ेगी। एक शायरी सुना के जाऊंगा मैं, जो कि मैं खुद से शायरियाँ लिख लेता हूँ, अगर आप मेरी शायरियों से बोर नहीं होंगे तो मैं आपको शायरियाँ सुनाया करूंगा। मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के लिए, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के लिए जब सेम साइन के चार्जेस हो, क्या हो, सेम साइन के चार्जेस हो, अपोजिट साइन के चार्जेस हो, अगर सेम साइन के चार्जेस हैं तो हमने क्या, हमने थर्ड चार्ज कहां पे रखा था, बीच में, बीच में थर्ड चार्ज रखो और छोटे वाले चार्ज के पास, ठीक है, बीच में कहीं रखो और छोटे वाले चार्ज के पास, जैसे कि मैंने प्लस क्यू प्लस 4q था तो मैंने जो चार्ज था उसको प्लस क्यू के पास रखा था, क्योंकि डिस्टेंस कम कर दी थी जिससे कि उस पर फोर्स क्या लग सके, ज्यादा लग सके। मैंने कहा अगर अपोजिट साइन है तो बीच में ना रखो, ठीक है, बीच में नहीं रखा जाएगा, लेकिन छोटे वाले चार्ज के पास रखो, ठीक है। तो ये दोनों साइन कन्वेंशन फॉलो करिए, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हुआ है तो आप एक बार बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। मैंने तो अपनी फुल एनर्जी झोंकी इसमें कि जैसा कि मैं आपको बेस्ट जो दे सकता था अपनी तरफ से वो मैंने दिया। अब आपका काम है कि इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करिए और इसको नोट्स बनाइए और प्रिपेयर करिए, बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी डिमोटिवेशन आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही, दिक्कत नहीं लेना है, अभी टाइम है आपके पास, हमें स्ट्रगल करना है।
मतलब दिक्कतें तो सबकी ज़िंदगी में है यार, मतलब सब कुछ चल रहा है सबकी ज़िंदगी में, बट अपने आप को बिज़ी रखो। मतलब अभी अभी आपके पास टाइम है, अभी आपको 12th का एग्ज़ाम देना है, 12th के एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं, क्योंकि उसका कोई भी अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है। तो अपनी लाइफ़ की दिक्कतों को ये मत समझो कि भाई मेरी लाइफ़ में ही दिक्कत है, सबकी लाइफ़ में दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन हमें उससे निपटना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। तो आज का ज्ञान यही है कि लाइफ़ में सबकी दिक्कतें हैं, लेकिन कौन उसको पार करके आगे निकल जाएगा, यही डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में कौन कितना सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अपनी चीज़ों को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, तो उसमें ज़्यादा मत उलझो, उसको छोड़ दो भगवान के भरोसे और अपने काम पे लग जाओ। क्योंकि भाई काम ही है जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा और कोई रहने वाला नहीं है। माँ-बाप भी एक मतलब टाइम के साथ मतलब होता है ना कि वो नेचर की चीज़ें बनाई हुई है कि माँ-बाप भी एक टाइम के बाद हमारे पास नहीं रहते हैं। हमें नेचर नेचर हमसे हम उनको हमसे छीन लेता है। भाई तो किसके भरोसे रह जाओगे? जब माँ-बाप ही हमारे सब कुछ हैं, वो भी एक टाइम के बाद चले जाते हैं। तो फिर हमारे पास तो काम ही बचेगा ना। तो आज से काम करना स्टार्ट करते हैं, मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। एक बार मेहनत करने लगोगे तो सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएँगी। सब कुछ बनता चला जाएगा। मेहनत करने की आदत तो डालो भाई। तो मिलते हैं इसी के साथ, अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा मेरा पढ़ाया होगा। ये इन सब चीज़ों में मत जाइएगा कि भाई मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। आजकल बहुत सारे लोग हैं, सब लोग स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों में मत जाइएगा। जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो वो आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। रिसोर्सेज पे मत फोकस करना, क्योंकि वो टाइम के साथ चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं देना चाह रहा हूँ आपको, जो चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, उस पे मेन फोकस करो। तो ये पीछे मत देखना कि बैकग्राउंड कैसा है, मैंने टी-शर्ट कैसी पहन रखी है, तो उस इन चीज़ों से मत जज करना, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों से जज करते, वीडियो को ऊपर से देख के चले जाते हैं। वो अंदर तक आते भी नहीं, डाइव भी नहीं करते हैं कि इस बंदे ने पढ़ाया क्या है। तो एक बार कोशिश करो समझने की मैंने पढ़ाया क्या है, और आगे बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। अभी आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हो, कल को आप जाके जेईई नीट की तैयारी करोगे कि नहीं करोगे? फिजिक्स पढ़ रहे हो भाई, जेईई नीट की तैयारी करोगे। मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आपको जाके आगे रिवील करूँगा, ठीक है? उसमें उसके बाद में आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको जेईई नीट की भी चीज़ें मतलब कुछ नहीं रिवील करने वाला हूँ। बस ये समझ लीजिए कि सब कुछ अच्छा है, चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी रिवील अभी नहीं होगा, रिवील होगा एक दिन, जिस दिन आपका क्लास 12 का रिजल्ट आएगा। जब आप किसी तैयारी में जाओगे, तब हम बताएँगे कि क्या चीज़ें करनी है हमें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।